Assalamu alaikum everyone. A very good morning to all of you out there. I welcome you all to these sessions again जहाँ हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे थे, स्ट्रिक्टली बोर्ड पैटर्न टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे थे। जो हमने पहला चैप्टर रिवाइज करा था वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और अब हम इसी सीरीज में सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती आई हूँ कि एक्चुअल में केमिस्ट्री आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड आपका जो तीसरा वाला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तीनों जो है आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। एंड फिर है और एक आपका चैप्टर फोर्थ वन विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि है कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो पहले 3 चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट है बेसिक आयनाइजेशंस वो ऑल सिमिलर है। तो पहले 3 चैप्टर्स में जब आपके क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड पैटर्न में, तब आप रिजेंबल भी नहीं कर पाते हो कि ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था। बेसिकली तीनों एक ही टाइप के हैं, आयनिक बॉन्ड के ऊपर है और सब में इंटरमिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। तो हमने फर्स्ट जो पार्ट है आयनिक वाला पार्ट, उसमें फर्स्ट चैप्टर कर लिया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक छोटू सा ओवरव्यू दूं अगर मैं, तो 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है, एसिड्स, बेसिस, और फिर इन दोनों को मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर हम रिलीज कर रहे हैं। अब ये चैप्टर कैसे चल रहा है? दिस चैप्टर गिव्स यू दी फिजिकल इंफॉर्मेशन। एसिड्स आपको टेस्ट में कैसे लगते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और फिर हम आते हैं उनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे और हम कहते हैं कि एसिड्स है या बेसिस है, क्यों है। हाँ, एसिड्स जो वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, तो वो स्पीशीज जो पानी में या पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन रिलीज कर रही है उसको हम एसिड्स कह रहे हैं। जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहे हैं उसे हम बेस कह रहे हैं। फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में पढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा, कॉस्टिक वर्ड का हमने कहा कि कॉस्टिक क्या क्या मतलब है और क्यों हम कॉस्टिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था फिजिकल इंटरप्रिटेशन एसिड्स, बेसिस के बारे में। एंड देन इसी चैप्टर में हम मूव ऑन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जहां हम एसिड्स को मेटल से मिलाएंगे, मेटल ऑक्साइड से मिलाएंगे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से मिलाएंगे, और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां हम एसिड्स और बेसिस को मिलाएंगे। सिमिलरली बेसिस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिलाएंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से नहीं मिल सकता क्योंकि बेसिक है वो भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन वहां रिएक्शन करेंगे। तो ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट। देन सॉल्ट्स के बारे में और कुछ स्पेसिफाइड सॉल्ट्स, जैसे हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, कुछ केमिकल्स जो हमने पढ़े, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनकी कुछ यूजेस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो इस चैप्टर का है विच इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये चैप्टर बच्चे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, एसिड कैसा है, बेस कैसा है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, फिर केमिकली एसिड बेस किस तरह रिएक्ट करते हो, रिएक्शन कैसी है, और जब सॉल्ट्स बनते हैं तो किस किस तरह के कंपाउंड्स हम देखते हैं और उनके कमर्शियली हम किस तरह उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये है 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। लेट्स बिगिन। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला यू कुड सी एसिड्स का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है विच इज वेरी सावर। हाँ, बहुत खट्टे होते हैं नेचर में, और ये एसिड्स आपको 2 टाइप के दिख रहे हैं मोस्टली, या तो वो ऑर्गेनिक हो, या तो आपको किसी नेचुरल मटेरियल से मिले हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या तो आपने उसको मिनरल एसिड्स यानी कि लैब में बनाया, मिनरल से एक्सट्रैक्ट करा, दोज आर मिनरल एसिड्स। अब हम देखें अगर हमारे लेमन को, तो कौन सा एसिड है और कहाँ कहाँ पे है, लेट्स फिगर आउट। तो ये हमारी एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, लेमन हो गया, विनेगर हो गया, टैमरिंड हो गया, टोमेटो हो गया। लेमन के अंदर हमको मिलता है साइट्रिक एसिड, मेजर जो एसिड है दैट इज साइट्रिक एसिड, और ये सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड वट एवर यू लाइक टू प्रोनाउंस, और उसका ये फॉर्मूला C6H8O7 हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है। आप हमेशा इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें। आप कभी किसी एसिड को ऑर्गेनिक कब कहेंगे और
एसिड को मिनरल एसिड कब कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड के लिए वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिक्वायरमेंट्स इज कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना चाहिए। तो CH बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो आपका ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मूला से ही दिख रहा है C6H7H8 और O7, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में बना हुआ है, सो ऑर्गेनिक सिट्रिक एसिड। देन वी हैव विनेगर, ये हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। 5 to 8% विनेगर, 5 to 8% ऑफ द इथेनॉइक एसिड जब हम यूज करते हैं, तो इथेनॉइक एसिड ऑल्सो टर्म्ड एज एसिटिक एसिड, ये आपके विनेगर में होता है। और CH3COOH इसका फॉर्मूला। देन वी हैव टेमारिंड, जो कि आपकी इमली होती है, और टेमारिंड के अंदर जो एसिड होता है दैट इज टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड मैम कहाँ पे याद रखेंगे हम? टार्टारिक एसिड जब हम अभी कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में जब आप इस टार्टारिक एसिड को मिलाते हैं ना, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो टार्टारिक एसिड प्लेज अ रोल इन दैट। उसके बाद हमारा टोमेटो, और टोमेटो के अंदर जो एसिड है वो है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मैं बात कर रही हूँ हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक क्यों बोला मैंने? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का एक मिनिमल बॉन्ड दिख तो रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई टर्म्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक। देन कम्स इन बेसिस। एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है बहुत ही कड़वा है ना, वेरी बिटर इन टेस्ट। तो बेसिस में आपके पास बहुत ही बिटर टेस्ट के सब्सटेंसेस है, जैसे आपके पास बिटर गॉर्ड यानी कि करेला, है ना, फेनुग्रीक यानी कि मीठी। दीज आर ऑल बेसिस विच आर हल्का सा बिटर इन टेस्ट। हम सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अभी बात करें, अभी कैसे बनते हैं, कैसे केमिकली रिएक्ट करेंगे, विल लुक इनटू दैट एज वेल, ठीक। देन हमारे पास, अगर मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं, जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं तो वी कम अक्रॉस 3 लाइट्स, है ना। या तो आपको स्टॉप करना है रेड पे, या तो आपको वेट करना है येलो पे, या तो आपको ग्रीन पे आप चल सकते हैं। सिमिलरली ये इंडिकेट करता है कि आपको कब वो पाथवे लेना है। सिमिलरली एसिड्स बेसिस के लिए भी कौन कितना एसिडिक है भी या नहीं है, एसिडिक है या बेसिक है, तो वो इंडिकेट करने के लिए जिस तरह ये ट्रैफिक सिग्नल एज एन इंडिकेटर काम करती है, वैसे ही एसिड्स में भी, एसिड्स बेसिस के केस में भी इंडिकेटर्स होते हैं। और इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, उसका पीएच स्केल पे वैल्यू कितना है। तो इन जनरल हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, ठीक। तो दिस इज हाउ इट इज इन द ट्रैफिक। एंड नाउ इसी को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हुए हम अपने एसिड्स और बेसिस के बीच के इंडिकेटर्स को पता करेंगे। टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला इंडिकेटर वो जो नेचुरल है, हाँ, मतलब जो आपको नेचुरल चीजों से मिला है। दूसरा इंडिकेटर वो जो आपने लैब में बनाया, जो सिंथेटिक है, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तीसरा वो जो नेचुरल है लेकिन वो कलर की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको स्मेल की वजह से आप पता कर पा रहे हो कि एसिड है या बेस है। तो हम इंडिकेटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ इट इज विच इज नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा हो गया हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा जो है वह है ऑल्फैक्टरी, यानी कि स्मेल से पता करना एसिड है या बेस है, ठीक है। अब सबसे पहला इंडिकेटर लिटमस पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इज लिटमस पेपर। नाउ द क्वेश्चन इज, लिटमस पेपर ऑर्गेनिक है, सिंथेटिक है या ऑल्फैक्टरी है? तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये बनता है लाइकेंस से। लेट्स फिगर आउट ये लाइकेंस क्या है। इस तरह का आपको लिटमस पेपर दिखता है, या तो ब्लू या तो रेड, ठीक है। तो ये जो लिटमस पेपर है ये हमें मिलता है इस फैमिली से, दीज आर लाइकेंस। और ये लाइकेंस बेसिकली थैलोफाइटा हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। बेसिकली एल्गे और फंगाई का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एल्गे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना ला रहा है अपने प्लांट के लिए, और फंगाई प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये दोनों सिम्बायोसिस में है। और इसी लाइकेन का सोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वो सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है। तो मैम आपने तो अभी बोला रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो पर्पल कहाँ से हो गया अब? तो बेसिकली देखो, अब अगर मुझे से फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन को टेस्ट करना है,
और मुझे ये पता करना है सोल्यूशन एसिडिक है या सोल्यूशन बेसिक है। तो पहले मुझे लिटमस सोल्यूशन बनाना है। इट इज नॉट कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंटली मैंने उस लिटमस सोल्यूशन से ना लिटमस पेपर बना दिए। कैसे? अब मैंने लिटमस सोल्यूशन लिया, इसी लाइकेन को एक सोल्यूशन में डाल के पर्पल कलर बन गया। उसके बाद अगर आप इसमें एक वीक एसिड डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। फिल्टर पेपर लो, उसमें डालो एंड देन आपका रेड लिटमस पेपर तैयार है। सिमिलरली आप उसमें एक वीक बेस डाल दो और वो ब्लू कलर का हो जाएगा सोल्यूशन। फिल्टर पेपर्स डाल के उनको सुखा दो, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर्स हो गए। अब आपके पास हैंडी टेस्ट्स हो गए, है ना, कि अब आपको बार बार सोल्यूशन नहीं बनाना पड़ेगा। दैट इज हाउ हम रेड या ब्लू लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लाइकेंस के बारे में बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो लिटमस है ये नेचुरल इंडिकेटर है। इससे हमें पता चलता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स का नाम लाइकेंस, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे और फंगाई के बीच में, जहां पे एल्गे फूड प्रोवाइड करता है और फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऐसा कुछ दिखता है आपका लाइकेन। इसमें आपको कहीं रूट, बहुत ज्यादा अच्छे तरह के स्टेम्स नहीं दिखते, तो प्रिमिटिव नेचर का है, इसीलिए इसको थैलोफाइटा कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं। इतना सब जानकारी इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड पेपर्स। What is important as per your board papers is litmus natural indicator है, लाइकेन से मिलता है। ओके कूल, और लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिमिलरली अब हम देखते हैं कैसे इस लिटमस पेपर को हम टेस्ट करेंगे। ये मेरा रेड लिटमस पेपर है, नीचे कोई सी सोल्यूशन है जिसमें रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो हम समझ गए कि ये जो है एसिडिक सोल्यूशन है। तो ब्लू लिटमस पेपर इसमें ऐड करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, तो सोल्यूशन हमारी एसिडिक है। सिमिलरली यहाँ इस सोल्यूशन को देखें तो हमारा जो लिटमस पेपर है ब्लू, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, और जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर इसमें डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। मीन्स अब ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। तो कमिंग टू द रिजल्ट्स, ये हमारा एसिडिक सोल्यूशन है और ये हमारा बेसिक सोल्यूशन है। सिंपल है ना। दिस इज हाउ वी डू लिटमस टेस्ट। सोल्यूशन लिया, रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट किया, अगर रेड का कलर चेंज नहीं हो रहा एसिडिक, अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। अब और भी बहुत सारी नेचुरल इंडिकेटर्स है, सिर्फ लिटमस नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। देयर आर सो मेनी नेचुरल इंडिकेटर्स, लेकिन लिटमस कन्वीनियंट वे है क्योंकि हम इसके ऑलरेडी ऐसे पेपर्स बना के रखते हैं। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स है, वन बाय वन हम देखते हैं कैसे इन नेचुरल इंडिकेटर्स से हम पता करेंगे एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहला आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, दिस इज पेट्यूनिया। ठीक है, अब एंड देन वी हैव टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स। वी हैव जेरेनियम, वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स। वी हैव बीटरूट विच इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स। दिस इज रेड कैबेज, इसके एक्सट्रैक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर टू टेल अस, टू गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इट्स एन एसिड और इट्स अ बेस। ठीक है, अब पहला रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। तो जब आपने रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लिया है, अगर सोल्यूशन में डालने के बाद वो कलर रेड होता है तो हम एसिडिक सोल्यूशन की तरफ है, और जैसे ये रेड से पिंक, पिंक से हल्का सा वॉयलेट, फिर देन ग्रीन एंड देन ब्लू और उसके बाद ग्रीन, तो हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं। तो रेड जिस तरफ है दैट इज एसिडिक, और ये जो कलर चेंजेस आपको दिख रही हैं साथ में पीएच का स्केल भी दिख रहा है, पीएच 6 पे इस कलर का, पीएच 7 पे इस कलर का, पीएच 8 पे इस कलर का। सिमिलरली आगे जाएंगे तो बिल्कुल एंड पे जब आप बेसिक नेचर शो करेंगे तो ये जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होगा ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, और ये है इनका पीएच स्केल। जब हम एसिडिक कैरेक्टर में होते हैं तो डीप ब्लू कलर हमको दिखता है, जैसे ही हम न्यूट्रल शेड पे आते हैं तो इट इज पर्पलिश पिंक, और जैसे हम बेसिक की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इसका कलर
पिंक की तरफ बढ़ता है, ठीक है। देन वी हैव टर्मरिक, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि जब हम टर्मरिक को एसिड में, देखिए टर्मरिक और पानी का कलर सेम है, जब आप टर्मरिक को लेमन जूस में डालते हैं तब भी वो येलो रहता है, तो एसिड में भी उसका कलर रिटेन होता है, लेकिन बेस में उसका कलर हल्का सा ब्राउनिश पड़ जाता है। तो ये बेस में जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन होगा, यू विल मेक श्योर कि ये आपका बेस है। तो टर्मरिक का कलर चेंज एसिड में नहीं बल्कि बेस में होता है, ठीक है। सोप से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके व्हाइट शर्ट पे कहीं पे हल्दी का दाग लगा है, यू कैन रब अ सोप या फिर उसके ऊपर हल्का सा जो है वॉशेस जो होते हैं, लिक्विड वॉशेस, उसको लगा सकते हैं, आपको वो कलर हल्का सा रेडिश ब्राउन होता हुआ दिखाई देगा। सो इट रिएक्ट्स विद द बेस, ठीक। देन वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास दो इंडिकेटर्स है, वन ऑफ देम इज फिनोप्थिलीन और दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। दोनों को देख लेते हैं और इनके कलर चेंजेस, क्योंकि दो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के कलर चेंजेस को आपको याद रखना है। कलर चेंज क्या है? फिनोप्थिलीन जो है वो एसिड में कलर चेंज नहीं करता और बेस में पिंक कलर का हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज रेड से येलो हो जाता है, ठीक है। लेट्स फिगर आउट कैसे ये काम करते हैं। तो ये हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हैं और यहाँ हमने दो बीकर्स लिए हैं, हम फिगर आउट कर रहे हैं एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। इंडिकेटर जो हमने लिया है इट इज फिनोप्थिलीन, तो इंडिकेशन कैसा होगा? एसिड में कलर नहीं आएगा और बेस में पिंक कलर आ जाएगा। लेट्स फिगर आउट, एसिड के अंदर डाला तो कोई कलर चेंज नहीं है, और जैसे ही हम बेस के अंदर इस इंडिकेटर को ऐड कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, योर बेस इज टर्निंग पिंक। तो फिनोप्थिलीन का टेस्ट इज एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं, लेकिन बेस के अंदर पिंक कलर चेंज है। ओके, क्लियर। दिस वाज फिनोप्थिलीन, वन ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको आपने आर्टिफिशियली बनाया है। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। Then next indicator, this is acid, this is base, obviously क्योंकि बेस में कलर पिंक हो गया, तो फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस है और बेस में पिंक हो जाता है। दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपके पास आ गया मिथाइल ऑरेंज, एओसिन, आप मोस्टली मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो दिस इज मिथाइल ऑरेंज फॉर यू, एसिड में ये रेडिश कलर का और बेस में या एल्कली में ये येलो कलर का। ना मैम, आप कभी बेस बोल रहे हो कभी एल्कली बोल रहे हो, व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन, दोनों में फर्क क्या है? बेस और एल्कली में एक फर्क है, एल्कलीज वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, यानी कि वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकती है उसे एल्कली कहेंगे। हर कोई बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, जो होती है उसे एल्कली कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रेड टू येलो हो गया, और यहाँ पे आपका फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस और बेस में आपका पिंक हो जाता है, ठीक है। लेट्स फिगर आउट क्या हो रहा है यहाँ इस चार्ट में। सबसे पहला सैंपल लिया HCl, HCl है एसिड, रेड लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, फिनोप्थिलीन में एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज क्योंकि ये एसिड है तो ये रेड हो जाएगा, एसिड में रेड, बेस में येलो। ओके, सिमिलरली एक और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, सेम रिजल्ट्स, correct. Then we have HNO3 nitric acid, one of the other strong acids, same results. Okay, अब CH3COOH, दिस इज एन एसिड बट हल्का सा ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें C और H के बीच में बॉन्ड है, तो ये वीक एसिड है, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड, एसिडिक है तो फिनोप्थिलीन में कोई चेंज नहीं। यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन है क्योंकि हम रेड से येलो की तरफ आएंगे ना, तो बीच में आपको एक ऑरेंजिश शेड दिखेगी। इस पीएच स्केल पे लो एसिड्स के लिए, वीक एसिड्स के लिए ये मिथाइल ऑरेंज जो है एक्चुअल में ऑरेंज टर्न करेगा। देन वी हैव बेसिस, सबसे पहले हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होगा, फिनोप्थिलीन क्योंकि बेस पे एक्ट करता है तो पिंक हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज क्योंकि ये बेस है तो येलो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने लिया दूसरा बेस, सेम रिजल्ट्स। फिर हमने लिया एक और बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेम रिजल्ट्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम रिजल्ट्स। और अब हम एक वीक बेस ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ऑब्वियसली सेम रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स क्या है, मैंने सारे स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस के रिजल्ट्स यहाँ पे इंडिकेटर्स के फिगर आउट कर दिए, विच इज अगर एसिड है तो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, बेस है लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, फिनोप्थिलीन एसिड में रिएक्ट नहीं करेगा, बेस में पिंक हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होगा, अगर वीक एसिड है तो ऑरेंज होगा, और अगर बेस है तो येलो होगा। दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस टेबल। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। Now we are moving towards the olfactory indicators. अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक बच्चा था जो देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसको एसिड और बेस के बारे में पता करना था, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। नाउ द बच्चा विल मेक यूज ऑफ नोज olfactory इंडिकेटर और पता करेगा सेंस ऑफ स्मेल से कि एसिड और बेस कौन सा है। फंडा क्या है, जो एसिड है उसके अंदर आप कोई भी olfactory इंडिकेटर यूज कर लो, क्लो ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट। एसिड के अंदर स्मेल रिटेन करेगी, स्मेल रह जाएगी, बेस के अंदर स्मेल गायब। ये है मेन फंडा, ये सब olfactory इंडिकेटर्स के लिए काम करेगा। एसिड में स्मेल रह जाएगी, बेस में स्मेल गायब हो जाएगी। ओके, लेट्स फिगर आउट। अब हमने अनियन स्लाइस लिया, ऑब्वियसली पंजेंट स्मेल है ना, प्याज की जो स्मेल होती है, इट्स वेरी शार्प नोटेड स्मेल। तो आपने लिया और नीचे दो वेसल्स लिए जिसके अंदर आपका सोल्यूशन है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। लेट्स फिगर आउट क्या हो रहा है। अब ये बच्चा सूंघने की कोशिश कर रहा है एंड वी आर सीइंग कि हाँ अभी तो पंजेंट स्मेल आ रही है। अब देखते हैं एक बार डिप करके, डिप करने के बाद इस सोल्यूशन में ना स्मेल गायब हो गया। हम जानते हैं ना ये सोल्यूशन बेस होगा क्योंकि इसमें स्मेल गायब हो चुका है, और वो जो पहला वाला है उसमें स्मेल अभी भी आ रही है, तो वो एसिडिक हुआ हमारा। तो हम एक मेन कंक्लूजन पे पहुंचे कि एसिड में स्मेल रिटेन होती है और बेस में स्मेल वैनिश हो जाती है। ओके, देन सिंस द इंडिकेटर वर्क्स ऑन स्मेल, इसीलिए इसको कहते हैं olfactory इंडिकेटर्स। ठीक, तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि एसिड में स्मेल रिटेन रहती है, रह जाती है, और बेस में स्मेल वैनिश हो जाती है। ओके, तो olfactory इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हुए जिनका ऑर्डर, जिनका स्मेल चेंज होता है और बेसिक मीडियम में बिल्कुल मतलब चेंज हो जाता है, वैनिश हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में बिल्कुल रिटेन रहता है। अब olfactory इंडिकेटर्स में आपके पास क्या क्या है, अनियन है, क्लोव, लौंग, वनीला एसेंस है आपके पास जिसको आप केक्स वगैरह में यूज करते हैं, वी हैव यूकेलिप्टस दैट इज नीलगिरी। तो ये सब आप जो है olfactory इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड्स में स्मेल रह जाएगी और बेस में स्मेल विल गो ऑफ, इट विल वैनिश। ओके, देन अब है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स को जब आप मिलाते हैं तो आप एक प्रिपेयर करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। फंडा क्या है, मैम मैंने एक एसिड लिया, मान लो मैंने लिया HCl। अब मैं बोल रही हूँ आपने लिटमस पेपर लिया, मैंने आपको बोला बताओ ये एसिड है या बेस है, आपने लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हो गया, रेड लिटमस पेपर को कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैम ये एसिड है। फिर मैंने आपसे पूछा इस एसिड का पीएच कितना है, क्या लिटमस पेपर से पता चलेगा? मैम थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जितने भी एसिड होंगे वो तो रेड ही करेंगे लिटमस पेपर को। तो यहाँ हमारा फंडा आया यूनिवर्सल इंडिकेटर का कि हम कलर के हिसाब से पीएच पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर कलर पे ये पीएच होगा, इस पर्टिकुलर कलर पे अप टू 14, 0 से लेके 14 तक कलर का रेंज डिस्कस करा, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलाए, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, लेट्स फिगर आउट कैसे। ये देखिए इस पे आपको कलर का एक शेड भी दिखेगा, pH 6 पे डिफरेंट कलर है, pH 7 पे डिफरेंट कलर है, pH 8 पे डिफरेंट कलर है, ये आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है। तो रेडिश कलर एसिडिक की तरफ है, और ये जो आपका पर्पलिश वॉयलेट कलर जो है ये आपका बेसिस यानी कि एल्कलीज की तरफ है, और ग्रीन जो है वो न्यूट्रल स्टेट पे है। अब यही कलर चेंजेस आपको दिखेंगे और आप फिगर आउट करेंगे कि उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखिए अब आपका केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये तो हो गया हमारा पीएच इंडिकेटर जहां से हमने फिगर आउट किया कि
कौन से कलर शेड पे आपको पता चल रहा है कि कितना पीएच होगा। केमिकली कैसे बताएंगे एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है जब हमें केमिकल रिएक्शन करनी हो? सिंपल फंडा है, हर कोई हाइड्रोजन रिलीज करने वाला जो भी स्पीशीज है, जो भी कंपाउंड है जो कि पानी में पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि पानी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, इट्स टर्म्ड एज पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन को रिलीज करने वाली इस स्पीशीज को हम एसिड कहते हैं, इस कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। और जो पानी में H की जगह OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड को रिलीज करेगा उसको हम बेस कहेंगे। दो वर्ड्स हैं हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों OH ही हैं। लेकिन जब हम अल्कोहल फैमिली में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप के तौर पे OH को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे जब हम आयन के तौर पे नेगेटिव चार्ज -1 के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमने एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, एंड आप देख पा रहे हैं कि जो एसिड है वो टूट गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव H पॉजिटिव यानी कि कैटाइन अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया। ओके, सिमिलरली हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हैं दो हाइड्रोजन्स, तो टूटते टाइम पे दो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं। बार बार क्यों मैं इस पे फोकस कर रही हूँ कि कितने हाइड्रोजन्स रिलीज हो रहे हैं, बिकॉज इससे हमें एसिड का कैरेक्टर पता चलता है। एसिड्स को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन रिलीज ना बहुत सारी कैटेगरीज में बांटते हैं, जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। एसिड के लिए बेसिक वर्ड यूज किया जाता है। तो मोनोबेसिक एसिड्स वो हुए जो एक हाइड्रोजन रिलीज करेंगे पर मॉलिक्यूल या पर कंपाउंड, जैसे HCl में एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, H2SO4 में दो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं तो डाइबेसिक हुआ, तीन हाइड्रोजन जैसे H3PO4 तीन हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन रिलीज भी हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, एंड सिमिलरली आगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बैलेंस करा आपने, और सल्फेट आयन की चार्ज होती है 2 नेगेटिव, ये हम जानते हैं। उसी हिसाब से हमने कैटाइन और एनाइन को अलग किया है। तो वो सबस्टेंसेस जो पानी में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे उनको हम एसिड्स कहते हैं। बट बच्चा, ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये है अनस्टेबल, तो पानी में जाके H2O से मिलेगा, बनाएगा H3O जो कि हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स हाइड्रोनियम आयन बनाने वाली स्पीशीज है। ओके, और बेसिस कौन से हुए? जिनके जब भी उनका डिसोल्यूशन होगा या आयनाइजेशन हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तब उनका हाइड्रोक्साइड आयन बाहर आ जाएगा। तो ये मैग्नीशियम अलग हो गया और दो हाइड्रोक्साइड आयन निकले। अब मैं कहूँ ये मोनोएसिडिक है या डाइएसिडिक, आप कहोगे मैम दो हाइड्रोक्साइड निकले तो डाइएसिडिक हुआ, और ये KOH इसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन निकला तो ये मोनोएसिडिक हुआ। इस तरह करके कितने OH या कितने H रिलीज हो रहे हैं उसके हिसाब से नाम होता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिस है जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ओके, अब एसिड्स और बेसिस, जैसे मैंने आपको बोला था, टॉकिंग अबाउट एसिड्स, मैंने एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, है ना, जब हमने बिल्कुल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। मैंने कहा था एसिड या तो ऑर्गेनिक होगा, मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिनिमम एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के जैसे, और या तो वो मिनरल एसिड होगा, या तो आपको वो मिनरल फॉर्म में मिल रहा है या तो आपने लैब में उसको प्रिपेयर किया है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स हमें मिलते हैं प्लांट्स से, एनिमल से, तभी ऑर्गेनिक, हाँ, लिविंग। तो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, ये हम समझ गए। और कुछ एसिड्स जो कि ऑर्गेनिक है हमारे पास, साइट्रिक, बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध में, है ना, कर्ड में, टार्टारिक एसिड टेमरिन में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में। तो इस तरह ये ऑर्गेनिक चीजों में आपको मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। मैंगो में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, है ना, टैमरिन में टार्टारिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड, लेमन में स्ट्रिक एसिड। तो इस तरह करके बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आपको ये एसिड्स मिल जाएंगे।
देन हमारी नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन होने वाली है वो है मिनरल एसिड्स के रिलेटेड। मिनरल एसिड्स मतलब वो जो आप लैब में बना रहे हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन से आपको मिल रहे हैं। तो द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, हाँ, अर्थ के बनाए हुए मिनरल्स से जो आपको एसिड्स मिल रहे हैं, लैब प्रिपेयर्ड एसिड्स जो है उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। अब हमारे पास मिनरल एसिड में सबसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, ये हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं और मिनरल एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, करोसिव नेचर के होते हैं। तो जब भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं हम इनको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब ये वार्निंग साइन देखिए, ये आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स या कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस पे दिखती है कि गलती से हाथ लग गया तो ये आपको करोड़ यानी कि आपकी स्किन को जला देगा। तो दिस इज अ प्रिकॉशनरी मेजर, अ वार्निंग साइन। किस किस पे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स पे और कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl, H2SO4, वहां पे आपको ये वार्निंग साइन दिखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वी शुड स्टे अवे और आइदर डाइल्यूट द एसिड बिफोर यूज, क्योंकि बहुत ही करोसिव नेचर का है। ओके, सिंपल। अब अगर हम एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, तो कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हुए जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, जो मतलब जिनकी वजह से जो आपका वाटर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो, ठीक है। और वीक एसिड्स वो हुए जो कम हाइड्रोजन रिलीज करें, जैसे HCl की बात करें। और एक और बात, जरूरी नहीं है ज्यादा और कम पे आप ज्यादा फोकस करें। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, क्या एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है? क्या उसमें जितने हाइड्रोजन है वो निकल गए? जैसे HCl में एक हाइड्रोजन था, टूट गया, वो हाइड्रोजन अलग हो गया। अब कुछ एसिड्स हैं जैसे CH3COOH, यहाँ पे CH3 है ना, एक सेकेंड, जैसे मेरे पास ये है CH3COOH, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये टूटता है ना बच्चे, तो ऐसे CH3COO ये नेगेटिव आयन है और ये एक H पॉजिटिव निकलता है, तो पूरी कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होती है। दिस इज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इस वजह से ये एसिड वीक कैटेगरी में आता है। तो जितने हाइड्रोजन से वो सारे निकल जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो, तो ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर जितने सारे हाइड्रोजन है उसमें से कुछ ही हाइड्रोजन डिसोसिएट हो पा रहे हैं, तो इट्स अ वीक एसिड। सिंपल है ना। तो वीक एसिड में सारे के सारे हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। ओके, अब ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बतानी है, वो है अबाउट ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मोस्टली जितने भी हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। लेट्स कम टू द एक्सेप्शन। जो आपका वन ऑफ द एक्सेप्शन है, इट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3। है तो मिनरल एसिड, लेकिन मिनरल एसिड की तरह ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाती है और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बोनिक एसिड के ब्रेक नहीं हो पाते हैं, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है वो हाइड्रोजन रिलीज करें। कार्बोनिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जो आपको जो फिज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है वाटर के साथ, फिर जाके वो बनता है। तो कार्बोनिक एसिड बीइंग मिनरल एसिड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज वीक, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो वही एक एग्जांपल एक्सेप्शन के तौर पे हमने यहाँ लिखी है कि है तो मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड, लेकिन डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रही है, एज अ रिजल्ट आप इसको एक वीक एसिड मानते हो। ओके, देन वी हैव वीक एसिड्स, जो कि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक नेचर के होंगे, वो तो वीक होंगे ही, इनमें बहुत ही कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं और इन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड, टार्टारिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स, दीज आर वीक इन नेचर। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब ये एसिटिक एसिड जो है ब्रेक होता है, तो 4 हाइड्रोजन होने के बाद भी अब आपको जो है ये पूरा 3 हाइड्रोजन इधर नेगेटिव आयन में दिखेगा, एनाइन में, और एक ही हाइड्रोजन एज कैटाइन डिसोसिएट होगा, तो ये वीक एसिड है। इन जनरल ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स आर वीक इन नेचर। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एक्सेप्ट फॉर कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, क्योंकि वहां होती है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ओके, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं इसको। देन वी हैव, जो भी हमने अभी तक देखा,
वो देख लेते हैं। पहला, एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, एसिड्स खट्टे टेस्ट के होते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाते हैं, ऑब्वियसली ये हमने देखा था, है ना। एंड एसिड सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब तक एसिड को आपने पानी में नहीं डाला वो डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, कैटाइन एनाइन नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगी। तो एसिड्स इन जनरल आर नॉट गुड कंडक्टर्स, मतलब एसिड को मैं गैस में ले लूं, HCl गैस, तो इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जब भी आप उनको एक्वस सॉल्यूशन में, लिक्विड मीडियम में आप डाल रहे हो, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे एसिड ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो यही हमने देखा कि जो एसिड्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। अब पहली केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। जब एसिड मेटल से मिलता है तो आपको सॉल्ट मिलता है और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन रिलीज होता है। अब इसको अच्छे से समझिए। मैं मिनरल एसिड्स को लूंगी। मिनरल एसिड्स मोस्टली हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जब वो मेटल से मिलते हैं। इसके साथ एक एक्सेप्शन है, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो जो उसका ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिला के वाटर बन जाता है। तो सारे एसिड्स मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। नाइट्रिक एसिड आपके मेटल से जब मिलता है तो हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर रिलीज करता है। अब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिलते हैं तो वाटर रिलीज नहीं होता, हाइड्रोजन रिलीज होता है। दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन देता है हमें एक सॉल्ट और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। अगर ये एसिड नाइट्रिक एसिड है तो हाइड्रोजन गैस की जगह निकलेगा वाटर, और अगर मेटल मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो हाइड्रोजन गैस ही रहेगा, वाटर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा फीका पड़ जाता है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो मेटल को एसिड से मिलाया, मेटल सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकला। एक रिएक्शन दे देते हैं। जिंक लिया मैंने मेटल, और मैंने जो एसिड है वो लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो ये बनाएगा जिंक सल्फेट, जो कि होगा मेटल सॉल्ट, और साथ में रिलीज होगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। तो जिंक लिया सॉलिड फॉर्म में, उसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में ऐड कर दिया, जो कि डाइल्यूट है, यानी उसमें पानी है, ऑब्वियसली तभी तो डिसोसिएट होगा जब पानी होगा। तो फिर आपने जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। दिस इज जनरल, ठीक। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, जो कि एक्सेप्शन है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट नहीं करता। इसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो कि खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो वहां वाटर नहीं हाइड्रोजन ही रिलीज होता है। दोनों के बारे में हम एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने कॉपर को नाइट्रिक एसिड से मिलाया। क्या कॉपर मेटल के एक्सेप्शंस में आता है? क्या ये मैग्नीशियम और मैग्नीज है? नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा। तो कॉपर को मिलाओ नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉपर नाइट्रेट बन गया और साथ में वाटर निकला है, एंड NO निकला है। हमारा मेन कंसर्न इज हाइड्रोजन की जगह वाटर निकला है। ओके, अगर मैं मैग्नीशियम या मैग्नीज का इस्तेमाल करूं, मैंने जैसे मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया, मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो वाटर बनने नहीं देगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट तो बनेगा ही, यानी कि सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन साथ में हाइड्रोजन ही रिलीज होगा। तो नाइट्रिक एसिड को दिमाग में रखना है। हर कोई एसिड हाइड्रोजन रिलीज करता है, मगर नाइट्रिक एसिड रिलीज नहीं करता हाइड्रोजन, वो वाटर रिलीज करता है। पर दो एक्सेप्शंस वहां भी है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, वहां पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। हम जो हमने अभी रिएक्शन किया था Zn प्लस H2SO4, उसी को हम यहाँ एनिमेटेड फॉर्म में शो कर रहे हैं। हमने स्टैंड लिया, यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब रखा और एक ट्रफ लिया है जिसमें हमने सोप का सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। ये आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स इसमें ऐड कर दिए और अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, पानी है उसके अंदर, ताकि वो आयनाइज कर सके।
ओके, ऊपर से आपने कॉर्क से इसको पैक कर दिया ताकि इजीली ये रिएक्शन हो सके। कॉर्क में एक छेद बना के आपने एक ट्यूब को ज्वाइन किया और नीचे इस सोप सॉल्यूशन में उसको इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में एक गैस रिलीज हो रही है। ये गैस रिलीज होते हुए इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब से आगे बढ़ रही है ना। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जब मेटल एसिड से मिलता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नाउ वी नो दिस इज हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी हमें पता है कि वो मैच स्टिक को जब आप जलाएं तो वो पॉप साउंड से जलेगा। तो यहाँ हम एक बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू वो हम लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉप साउंड आया है, जिससे हमें पता चलेगा गैस हाइड्रोजन है। एक और तरीका है जिससे हम ये पता कर रहे हैं कि गैस हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, तो वो पानी में बबल्स बनाएगा। तो यहाँ जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस जाएगी, देखिए पॉप साउंड तो आया मैच स्टिक या कैंडल से। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस है। तो ठीक है, तो ये सोप बबल्स बनेंगे यहाँ पे। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज डन। तो दूसरा, अब आपने मेटल से मिलाया एसिड को, दूसरा आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से एसिड को मिला सकते हैं। एक सिंपल फंडा याद रखिए, जब भी किसी रिएक्शन में आप कार्बोनेट को देखो तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कंपलसरी है। तो जब भी किसी भी चीज को कार्बोनेट से आप मिला रहे हो, चाहे आप किसी एसिड को मिला रहे हो या फिर कुछ और रिएक्शन है जहाँ पे कार्बोनेट टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है, तो हमेशा कार्बोनेट टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दिस इज वन स्टेप जो आप तीनों चैप्टर्स में, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, यहाँ पे आप ये ध्यान में रखोगे। ओके, तो आप रैंडमली कोई सा भी मिनरल एसिड लोगे, उसको मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से मिलाने पे आपको सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, वाटर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में अब आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हमने मेटल कार्बोनेट लिया, एसिड से मिलाया, सॉल्ट मिला, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला इंपॉर्टेंट, और वाटर मिला। सेम बाइकार्बोनेट के साथ कोई फर्क नहीं। पहले कार्बोनेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट को लिया, मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड से मिलाया, सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला। तो चाहे कार्बोनेट है चाहे बाइकार्बोनेट है, एसिड से मिलने के बाद सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर तो बनेगा ही, साथ में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये देखिए मैंने कार्बोनेट लिया, किस मेटल का लिया है? सोडियम का। तो सोडियम कार्बोनेट लिया, एसिड लिया है HCl, तो सबसे पहले सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में देखो हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सोडियम, तो NaCl बनेगा, है ना। तो NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना। ओके, सिमिलरली आप बाइकार्बोनेट वाला एक, पहले तो इसको बैलेंस करो पूरा, दैट यू नो। हाँ, बैलेंस करने के दो तरीके जो मैंने चैप्टर 1 में सिखाए थे, हिट एंड ट्रायल और ABCD मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। दूसरा हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको HCl से मिलाया, प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे। मैम तो फिर फर्क क्या है? फर्क है बैलेंसिंग में, ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमने ऑल्टर किए हैं, वहां हमने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, तो बैलेंस करने में थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी प्रोडक्ट सेम है। ओके, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से जब एसिड मिलता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में निकलती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ये गैस निकलती है, ये बहुत तेजी से छोटे छोटे बबल्स में बनना शुरू होती है। इस फिनोमिनन को हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है तो देयर इज रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल्स व्हिच इज टर्म्ड एज ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शो करती है ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ओके, अब यहाँ पे एसिड्स की प्रॉपर्टी में जहां हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद जैसे ही आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे माउथ से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट करेंगे वाया अ ट्यूब, आपको दिखेगा ये लाइम वाटर इज टर्निंग मिल्की। लाइम वाटर मिल्की कलर का हो चुका है। लेकिन अगर आपने ये कंटिन्यू
कंटिन्यू किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इसलिए मिल्की हो गया था। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनाता है व्हाइट कलर का, तो वो सॉल्युबल नहीं है, इसलिए आपको कलर मिल्की दिखता है। बट इफ यू कंटिन्यूड आपका कार्बन डाइऑक्साइड देना, तब क्या हो जाएगा, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा एंड दैट इज सॉल्युबल। तो ये व्हाइट दोबारा से कलरलेस बनना शुरू होगा। सो दैट इज द एंटायर फंडा ऑफ इट। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लंबे टाइम के लिए पास किया तो वो जो मिल्की बना था ना, अब उसका मिल्कीनेस खत्म होकर दोबारा से कलरलेस वाला जर्नी पे चला जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला रिएक्शन। हमने लिया लाइम वाटर, उसमें डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड और हमको मिल गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इससे मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गया, वाटर गया, वहां बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये पानी में प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, सॉल्युबल है, इसलिए इसका कलर दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। तो सिंपल चीज जो हम याद रखेंगे वो है कि लाइम वाटर में कार्बन से एक सेंटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बट अगर मिल्की बनने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद आप फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज कलरलेस, दोबारा से ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, आप एसिड को बेस से मिलाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही वाटर रिलीज होता है। इस तरह की रिएक्शन का नाम क्या दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, देन वी हैव एसिड प्लस बेस गिविंग अस सॉल्ट एंड साथ में रिलीज होता है वाटर। जैसे एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल नमक बनाने वाला, हमने लिया स्ट्रॉन्ग, see now this there is some alteration, तो एसिड यहाँ है बच्चे, हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने NaOH, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक और बात मैम, सॉल्ट क्या हमेशा न्यूट्रल होता है? ना, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। सॉल्ट किससे बनता है? एसिड से और बेस से। अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल है। कैसे? मैम, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा और वो मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल बना देंगे। सिंपल। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट न्यूट्रल है। अगर दोनों वीक है, ऑब्वियसली वो भी कम हाइड्रोजन दे रहा है, वो भी कम हाइड्रोक्साइड रिलीज कर रहा है, तब भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तब ये एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन फिर भी बचेगा ना। वीक बेस बेचारा कितना सा हाइड्रोक्साइड आयन देके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बहुत कम, तो हाइड्रोजन तो बचेगा सोल्यूशन में, तो ये एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो हाइड्रोक्साइड बचेगा सोल्यूशन में, उस केस में वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, सॉल्ट डिपेंड करता है एसिड और बेस कैसा है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल, दोनों वीक है, न्यूट्रल। आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सॉल्ट, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक सॉल्ट। अब यहां देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो न्यूट्रल सॉल्ट। तो NaCl क्या होगा बच्चे? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, pH 7 और साथ में रिलीज होगा वाटर। ठीक है, ये हमने कर दिया। देन हमने कहा एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ भी आप समझिए, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, दो को छोड़ के। एक हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक हो गया जिंक ऑक्साइड। मैम ये क्यों नहीं? ये होते हैं दोनों, इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप एसिड से मिलाओगे, इट विल एक्ट एज बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप बेस से मिलाओगे, इट विल एक्ट एज एसिड। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड को आप बेस बनाओ तो एसिड से मिलेगा, एसिड बनाओ तो बेस से मिलेगा। तो एल्यूमिनियम और जिंक मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स दोनों नेचर शो करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इसको पढ़ेंगे, तभी मैं कहती हूँ ये तीनों चैप्टर रिलेटेड है।
है ना। अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। ये एसिड से भी मिलते हैं, बेस से भी मिलते हैं। इनको छोड़ के जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो एसिड से ही मिलेंगे क्योंकि एसिड बेस से मिलता है, बेस एसिड से मिलता है। तो मैम जब मेटल ऑक्साइड आपका जो है मेटल ऑक्साइड बेसिक है, जब वो एसिड से मिला तो क्या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से मिलेगा? यस ऑब्वियसली। तो आपको वो वाली रिएक्शन याद नहीं रखनी, कोई एक याद रखनी है। क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक है वो एसिड से मिला, और क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है वो बेस से मिला, सॉल्ट और वाटर बनेगा, बिकॉज है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही। ओके तो आपने लिया मेटल ऑक्साइड का नेचर है बेसिक, इसीलिए किससे मिला? एसिड से, सॉल्ट और वाटर रिलीज हुआ। इट इज मोर लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पे आपकी बेस मेटल ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड लिया आपने, HCl से मिलाया, कॉपर क्लोराइड बनाया और H2O बनाया। मैम CuCl2 कैसे बना, CuCl क्यों नहीं बना? दिस इज आयनाइजेशन। Cu का चार्ज है 2+, क्लोरीन का चार्ज है 1-, क्रॉस किया 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे, दैट इज हाउ CuCl2 इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड्स बनाने आने चाहिए, जिसके लिए आपको कॉमन आयन टेबल यूज करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ वाटर। यहाँ पे आपने बैलेंस करा, ठीक, तो 2HCl लगा के आप बैलेंस कर रहे हो। आखिरी बात, एक सेकेंड, एसिड्स करोसिव नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऊपर की परत हटा देते हैं। अभी बताया था डेंजर साइन के बारे में भी कि किस तरह का डेंजर साइन हम यूज करते हैं एसिड्स और बेसिस के ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस होते हैं। तो ये स्किन पे अटैक कर सकते हैं, क्लॉथ पे, वुड पे, मेटल पे, बहुत सारी चीजों पे करोसिव नेचर के इन जनरल। ठीक, लेट्स कम टू दी कंक्लूजन फॉर एसिड्स नाउ। सावर टेस्ट, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस, एक्सेप्शन जानते हैं, नाइट्रिक एसिड है ना, वाटर रिलीज करता है, लेकिन उसमें भी मैग्नीशियम और मैग्नीज नहीं करता, वो हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मैम कार्बोनेट सुना तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर देंगे हम, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी बेस है तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, और एसिड्स करोसिव नेचर के होंगे। ये 8 बातें जो हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है, दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स। ठीक है, अब एसिड्स में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना। ये हमने वाटर लिया, HCl लिया, पानी पोलर सॉल्वेंट है तो वो HCl को ब्रेक डाउन करेगा, जैसे ही HCl पानी में जाएगा अब टूट गया, H पॉजिटिव अलग हो गया, क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गया, है ना, तो इसे कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक, तो ये डिसोसिएशन हो रही है बेटा। अब यही हमने रिएक्शन की फॉर्म में शो किया है कि HCl ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव अलग हुआ और Cl नेगेटिव अलग हुआ, और ये आयोनाइजेशन कहलाता है। एसिड से आयंस का बनना, कितने आयंस बने? 2, कैटाइन और एनाइन। तो एसिड से आयन के बनने के इस पूरे सफर को हम आयनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो H पॉजिटिव निकला ये भी बैलेंस्ड नहीं है, ये वाटर से मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो ये हमने बताया, ये जो H पॉजिटिव आयोनाइजेशन से मिला, वाटर से मिला, हाइड्रोनियम आयन बनाया सोल्यूशन के अंदर, दैट इज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया। To investigate whether all the compounds containing hydrogen are acids, क्या हर कोई वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिड है? एग्जाम्पल HCl हाइड्रोजन है, एसिड है। एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोजन है, क्या वो एसिड है? नहीं। तो हर कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड नहीं होता। हर कोई वो कंपाउंड जो आयनाइज होके H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो एसिड हो सकता है। ठीक है, इसको करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमने लिया HCl का सॉल्यूशन, उसके अंदर रखा नेल और एक सर्किट बनाया और देखा कि सर्किट में करंट चल रही है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर हमने दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, उसमें भी हाइड्रोजन है मगर उसमें आयनाइजेशन हुई ही नहीं। आयनाइजेशन नहीं हुई तो हाइड्रोजन ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे जो बल्ब है बेचारा
वो चला ही नहीं। तो नॉट एवरी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज एसिड, बट एवरी कंपाउंड विच कैन आयोनाइज एंड फॉर्म H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस इज टर्म्ड एज एसिड। तो HCl में बल्ब ग्लो हुआ, लेकिन ग्लूकोज सोल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं हुआ। सिंपल है ना। तो यहां से हमने फिगर आउट किया कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, अल्कोहल, ये एसिड्स नहीं है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं कर सकते, ये आयनाइज नहीं हो सकते और H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एक और बात, जो एसिड्स होते हैं पानी की एब्सेंस में वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। सिंपल बात है, पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, वो एसिड को तोड़ेगा, आयोनाइज करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएगा। अगर पानी नहीं है तो एसिड डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, डिसोसिएट नहीं होगा तो कैसा दिखाएगा वो एसिडिक नेचर। इसको दिखाने के लिए लेट्स फिगर आउट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जहां पे आप क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और H2SO4 या कोई एसिड लेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे और HCl गैस रिलीज होगी। तो हमने लिया कॉपर क्लोराइड सॉल्ट और टेस्ट ट्यूब में लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। तो H2SO4 में आपने कॉपर क्लोराइड को यूज कर लिया और यहां से जैसे ही रिएक्शन होगा एक गैस रिलीज होगी, ये है कॉपर क्लोराइड, और आपने ये जो सॉल्यूशन रखा है वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। ये दोनों आपने मिला दिए, CuSO4 बना और साथ में निकला HCl। What is important is the state of this HCl। ये HCl जो है आपने गैसियस स्टेट में मिला है। अब गैसियस स्टेट में लिक्विड तो मिला है नहीं, आयनाइज हो नहीं रहा, तो ये गैसियस स्टेट में जब आपको HCl मिलेगा, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकता है। मैम अगर हमें लिटमस पेपर का कलर फिर भी पता करना हो ये एसिड है तो कैसे करेंगे, लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर देंगे, उसमें पानी ऐड कर देंगे, तो उस पानी की वजह से आपको कलर चेंज विजिबल दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप ड्राई लिटमस पेपर लो, जैसे ही ये गैस रिलीज होगी ना HCl गैस, तो ये ड्राई लिटमस पेपर आप सामने रख दो, आपको कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ब्लू ब्लू ही दिखेगा आपको। और जैसे ही आप इसको कर दोगे वेट मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, अब जो आपका कलर है वो होगा चेंज। तो एक बात हमने समझी, एसिड बेचारा तभी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है जब पानी साथ दे, जब उसके पास वाटर हो। तो ड्राई HCl में देयर इज नो वाटर, तो देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इट बीइंग एन एसिड, बट एज सून एज आप लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर देते हो, देन कम्स द होल फंडा, चेंज हो जाता है और वो आपका जो है रेड हो जाता है, क्योंकि वाटर आ गया हेल्प करने के लिए, डिसोसिएट कर दिया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को और उसने अपना एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर दिया। ओके, तो ये था बच्चे एसिड। नेक्स्ट है हमारा बेसिस। तो हम जानते हैं बेस, वो वाली बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकती है उसे क्या कहते हैं, एल्कली। हाँ, ये जानते हैं। जैसे अब मैं कुछ बेसिस के नाम बोलूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, एल्कली भी है, डिसॉल्व भी होती है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ऐसी कुछ दिखती है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा पाउडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसको आप लाइम वाटर या स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा है, क्योंकि कॉस्टिक है, करोसिव है। सिमिलरली दोनों क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटैश कहते हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग है, करोसिव है। ठीक है, इस तरह का दिखता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ऐसे लिक्विड फॉर्म में आपको दिख रही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको तो आप पीते भी हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब आपके स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल्सो टर्म्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वीक बेस। ठीक, इसका आप सोल्यूशन बना के पीते हैं सिरप्स के फॉर्म में। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड वीक बेस हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन कौन सा आएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ कुछ क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, वीक बेसिस में कम हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस में ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होते हैं। जो मैंने एसिड के लिए बोला वही बेस के लिए बोलना है। अब वहां H पॉजिटिव था, यहाँ OH नेगेटिव है। बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है, बिटर है, कड़वा है टेस्ट में,
बिल्कुल ऐसा वाला मुंह बनाते हैं हम जब बेसिस को आप टेस्ट करते हैं. बेसिस आर सोपी टू टच. बिल्कुल ऐसे, वेरी सोपी. ओके. बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. ब्लू में कोई चेंज नहीं हुआ. रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया. ओके. बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन. ऑब्वियसली जब तक वाटर नहीं होगा तब तक बेस डिसोसिएट नहीं होगी, तब तक आयंस नहीं बनेंगे. आयंस जैसे ही बन जाए हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. तो आपने एक बार एसिड समझ लिया, बेस खुद ही समझ गया. ये हमने बेस में पानी मिला दिया, डिसोसिएशन हो गई और ये बल्ब ग्लो कर गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लिया इसने. बेसिस कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक वालों के साथ. उसमें कौन कौन सा आता है? एल्यूमिनियम और जिंक. ठीक है. तो ये बेसिस एल्यूमिनियम और जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको एल्यूमिनियम के साथ यूज किया तो वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा. और अगर मैं उसको जिंक के साथ इस्तेमाल करूं तो सोडियम जिंकेट बनाएगा. ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल. यूजुअली एसिड मिलते हैं मेटल के साथ, लेकिन अगर मेटल एल्यूमिनियम और जिंक है, क्योंकि ये दोनों एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बहुत एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं. तो यहाँ जिंक के साथ मिलके हम बना रहे हैं सोडियम जिंकेट. अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, जिंकेट ZnO2 होता है और उसकी चार्ज 2 होती है. एल्यूमिनेट AlO2 होता है, उसकी चार्ज 1 होती है. तो यहाँ ऐसे हम अगर बनाए तो ये मेरा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2,8,1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो सोडियम के बेसिकली ऊपर चार्ज है +1. फिर मैंने आपको बोला जिंकेट के ऊपर जो चार्ज है वो है -2. तो ये 2 यहाँ आया, 1 यहाँ गया, तो ये बन गया Na2ZnO2. सिमिलरली अगर जिंकेट ZnO2 2 माइनस है तो जो एलिमिनेट है AlO2 वो 1 माइनस है, तो उसमें आप एलिमिनेट वाला भी बना सकते हो. तो जिंकेट के लिए 2 और एलिमिनेट के लिए 1. ठीक है. और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सिंपल है ना, बैलेंस आप कर सकते हैं. बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, सॉल्ट बनाया Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में निकला वाटर. ठीक है. बैलेंस किया. अब क्योंकि एसिडिक जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं तो वो एसिड से मिलते हैं. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं तो वो बेस से मिलेंगे. तो बेस से मिलने वाले ऑक्साइड्स जो हैं वो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड. तो बेस लिया, उसको एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिला लिया, ये आपका सॉल्ट मिल गया आपको, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस केस, और साथ में आपको रिलीज होगा वाटर. बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से नहीं मिलेंगे, वो खुद ही बेसिस है. ठीक है. तो उससे नहीं मिलके न्यूट्रलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. अब ये है हमारा पीएच. पीएच जर्मन वर्ड है पोटेंजो वन हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि कितने H पॉजिटिव आयंस है किस सोल्यूशन में. तो पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक वैरी करती है, जिसमें 7 हमारा न्यूट्रल होता है. 7 से इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. 7 के टू द राइट जाएंगे तो आपका जो है बेसिक नेचर बढ़ेगा, H पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. देन हमारे पास है ये पीएच स्केल से, जिससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, जहाँ पे P का मतलब है पोटेंजो, मतलब स्ट्रेंथ, पावर. ये मैं बात कर रही थी यूनिवर्सल इंडिकेटर की. और हम फिगर आउट करेंगे कौन से सोल्यूशन का पीएच कितना है. ऊपर जो आप रेंज देख रहे हैं ना वो पीएच का रेंज है, और नीचे कलर्स करस्पॉन्डिंग टू दैट पीएच. पहला सोल्यूशन हमने गैस्ट्रिक जूस लिया है. गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट जूस, जिसमें HCl होता है. अब HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर म्यूकस होता है ना स्टमक के अंदर, तो थोड़ा सा डाइल्यूट करके रखता है. तो 1 to 3 के रेंज में आपको इसका पीएच मिल जाता है. अब अभी करंटली हमने लिया इंडिकेट करने के लिए, और हमें जो कलर मिला है विच इज करस्पॉन्डिंग टू 1 है ना, तो इसका पीएच हम 1 लेंगे. दूसरा हमारे पास लेमन जूस है, और इसमें कलर देखने पे आपको जो पीएच है 2 कलर के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है. देन प्योर वाटर है, न्यूट्रल है, तो 7 यानी कि ग्रीन आना चाहिए,
दैट इज हाउ इट इज। तो ग्रीन कलर के साथ करस्पॉन्ड करता हुआ प्योर वाटर न्यूट्रल, ठीक। देन वी हैव मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम पीएच चेक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये 10 के आसपास, है ना। और देन वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका पीएच चेक करें तो ये हमें 14 के आसपास का कलर चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं और अलग अलग पीएच वैल्यूज हैं। तो कलर के करस्पॉन्डिंग हम पीएच पता कर सकते हैं। ओके, यही सेम टेबल अब अलग अलग सबस्टेंसेस का, जैसे सलाइवा का कौन सा कलर है, जैसे बिफोर मील आफ्टर मील, लेमन जूस का, एरेटेड ड्रिंक्स का, कैरेट का, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl का, ठीक है। तो ये एक टेबल है जहां से हमने ये फिगर आउट किया कि एसिडिक कौन सा है और किस पीएच वैल्यू का है, यूजिंग योर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहले एसिड रेन के बारे में बात करें तो जब हमारी जो बारिश है उसका पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो वो हल्का सा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिले हुए होते हैं। अब ये एसिड रेन से होता क्या है, एसिड रेन जैसे ही आपकी एक्वाटिक लाइफ पे आती है, मतलब रिवर में ये एसिड रेन गिर गई तो वहां पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब वो जो इम्प्यूरिटी है, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, वो उनकी बॉडी में रिटेन होती है और इकोसिस्टम में आगे बढ़ के उसका लेवल मैग्नीफाई होता है। तो इन जनरल कॉजेज पोल्यूशन, है ना। एक्वाटिक लाइफ ड्रास्टिकली इफेक्ट होती है इसकी वजह से। सो दैट इज हाउ इट इज। मोस्टली एसिड रेन में आपको क्या दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशंस दिख रहे हैं। टूथ डिके, जो आपका टूथ है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर आपका ऊपर वाला लेयर विच इज एनामल। अब ये एनामल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, और एनामल जैसे ही आप खाना खाते हैं एंड देन अब अपना माउथ क्लीन नहीं करते, ब्रशिंग या फ्लॉस नहीं करते, तो आपके माउथ में बैक्टीरिया आपके माउथ का पीएच 5.5 की रेंज तक लेके आते हैं और उससे नीचे एसिडिक माहौल बन जाता है और वो जो आपकी ऊपर वाली लेयर है वो डेटोरेट होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज हाउ द टूथ डिके टेक्स प्लेस, है ना। तो ये हमने बताया कि आपका जो टूथ डिके है वो जैसे ही आपके माउथ का पीएच, दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर, जैसे ही आपके माउथ का पीएच 5.5 से नीचे आना शुरू करता है तो आपके माउथ में जो है टूथ डिके शुरू हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है आपका एनामल, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कहते हैं। तो ये आपका जो है टूथ डिके यानी कि हो जाता है इस पीएच पे। दिस इज हेल्दी टीथ एंड देन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ विल रिजल्ट द टीथ टू बी डिकेड लाइक दिस, ठीक। तो पीएच 5.5 पे ये हो रहा है, जो हम रोक सकते हैं कैसे। आपने जो टूथपेस्ट है, क्योंकि माउथ एसिडिक है, एसिडिक माहौल को खत्म करने के लिए आपको बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, तो वो न्यूट्रलाइज कर सकता है इस एक्सेसिव एसिड को। तो जो भी टूथपेस्ट में सॉल्ट हो दैट शुड बी बेसिक सॉल्ट, है ना। फिर आपका स्टमक, हम जानते हैं स्टमक में HCl होता है, 1 to 3 की रेंज में एसिडिटी होती है। अगर स्टमक ने एसिड ज़्यादा बनाया तो हम किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बेस आपका बेकिंग सोडा हो सकता है या आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो मोस्टली पीएच रेंज रहती है 1 से 3 के बीच में, और स्टमक में क्योंकि डाइजेशन होती है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर लिया, जिसे आप हार्ट बर्न कहते हैं, दिल नहीं जल रहा होता, हार्ट बर्न मतलब एसिडिटी का इंक्रीज होना, और जो एसिडिक रिफ्लक्स आपको मिलता है, यानी कि जैसे ही आप डकार लेते हो आपका एसिड यहाँ फूड पाइप तक आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए आप किसी बेस का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो ये बेस मोस्टली, ये जो भी आप बेसिस का इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हो अपने स्टमक के अंदर, इन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं, मतलब एसिड से लड़ने वाला, एंटा एनिमी, तो एंटासिड्स हैं ये जो कि आपके एसिड से लड़ते हैं। तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर सॉइल आपके बैकयार्ड में यूजुअली तो 7 के पीएच का हो, अगर एसिडिक हो गई आपकी सॉइल और उसमें प्लांटेशन वेजिटेशन अच्छी तरह नहीं उग पा रही है, तो आप किसी बेस का इस्तेमाल कर लो, जैसे क्विक लाइम हो गया, जैसे स्लेट लाइम हो गया, आप उनका इस्तेमाल करके सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो जैसे ये सॉइल एसिडिक है, अब आपने कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम का इस्तेमाल किया है, एंड देन आफ्टर द सॉइल इज फाइन और क्रॉप भी बहुत अच्छे से उग पा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स और प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर।
जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं अपने आप को बचाने के लिए वो भी कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं. बीज, एंट्स, नेटल प्लांट ये एक पर्टिकुलर एसिड रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं मिथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड मतलब एक कार्बन से बनने वाला ओइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, है ना. तो ये एनिमल्स जो है ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं. एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, एक प्लांट है नेटल प्लांट, तो ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है, मोस्टली पहाड़ों में मिलता है आपको ये. तो जैसे ही आपके हाथ पे लग जाए तो ब्लिस्टर होना शुरू हो जाता है. अब नेचर देखो, बिल्कुल आपके नेटल प्लांट के आसपास ही एक और प्लांट मिलता है जिसको कहते हैं डॉग प्लांट, जो बिल्कुल इसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो पहाड़ पे अगर ब्लिस्टर हुआ भी आसपास देखो, यू विल फाइंड अ डॉग प्लांट अराउंड. उस डॉग प्लांट से आप अपने हाथ को ब्लिस्टर से बचा सकते हैं. तो ये हमारा मिथेनोइक एसिड कहाँ कहाँ पे, बी स्टिंग्स में, है ना. फॉर्मिक एसिड दूसरा नाम है इसका. और वास्प स्टिंग्स में यूजुअली एल्कलीन लिक्विड होता है. ये अगर आपको अब किसी ने स्टिंग कर दिया और आपको ऐसी रैश दिख रही है तो आप उस पे बेस को लगा दो ताकि न्यूट्रलाइज हो, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. और नेटल प्लांट को भी, जैसे आपको नेटल प्लांट से ब्लिस्टर हुई या फिर एंड स्टिंग से ब्लिस्टर हुई, आप डॉग प्लांट को यूज कर सकते हो. ठीक है, उसका जो स्टिंग है उसको खत्म करने के लिए. ओके. देन एसिड्स और बेस को मिलाने पे हमको मिलता है सॉल्ट और साथ में निकलता है वाटर. फिर मैंने कहा सॉल्ट 3 टाइप से होता है, या तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है जो या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड से, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस से बना है. या तो सॉल्ट एसिडिक होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, या तो सॉल्ट बेसिक होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है. ठीक है, देख लेते हैं. तो या तो सॉल्ट एसिडिक हो बेटा, एसिडिक सॉल्ट क्या हुआ, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है. एसिडिक है तो पीएच 7 से कम होगा. बेसिक सॉल्ट कौन सा हुआ, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, इसका पीएच 7 से ज्यादा हुआ. या तो न्यूट्रल सॉल्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हुआ. तो इसका पीएच 7 होगा. जैसे NaCl, वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बनता है, तो न्यूट्रल सॉल्ट है. ठीक. देन वी हैव वन ऑफ द सॉल्ट्स जो कि आपको मिलता है डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट और आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में. और ब्राउन होता है इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, और इसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं. कुछ ऐसा दिखता है. हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं रॉक सॉल्ट के. ठीक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से, वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर एल्कली प्रोसेस, पहले नाम कहाँ से आया वो देख लेते हैं एंड देखते हैं प्रोसेस में हो क्या रहा है. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर मतलब क्लोरीन गैस, एल्कली वो बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो सकती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोरीन और एल्कली का बनना. अब हो क्या रहा है इसके अंदर, आप एक सेल लेते हैं जिसमें एक मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल होगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी को, मतलब जो आयंस को इंटरमिंगल नहीं होने देगा, इजीली परमिएबल है, ताकि पॉजिटिव आयंस जो है कैथोड की तरफ जाए, नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाए. ठीक. अब आपने लेना क्या है एज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, आपने लेना है नमक और पानी, और नमक पानी के इस मिक्सचर को हम कहते हैं ब्राइन. तो यहाँ आपने एक इनलेट से ब्राइन लाया, उसके बाद आपने बैटरी जोड़ी, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो वाटर टूट गया, H पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया. सिमिलरली सोडियम क्लोराइड टूट गया, Na पॉजिटिव अलग हुआ, क्लोरीन नेगेटिव अलग हुआ. ठीक. अब हमारे पास ये है एनोड और ये है कैथोड. एनोड नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, कैथोड पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है. तो जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन वो कैथोड पे जाएगा, और जो नेगेटिव है क्लोरीन वो एनोड पे जाएगा. तो एनोड पे हमें मिलेगी क्लोरीन गैस, कैथोड पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और बिल्कुल नियर द कैथोड आपको एक कंपाउंड मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस
इनके यूजेस आपको ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोजन को आप फ्यूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे आप मार्गरीन बना सकते हैं, आप हेबर्स प्रोसेस से इससे अमोनिया भी बना सकते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके। क्लोरीन को आप वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवीसी पाइप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो NaOH है इसको हम डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डीग्रीसिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑयल हटाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस और उसके 3 प्रोडक्ट्स क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों के यूजेस पता हो, ये पता हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एनोड और कैथोड में कहाँ पे रिलीज होता है। हमेशा एक बात ध्यान में रहे, कैथोड पॉजिटिव अपनी तरफ खींचता है इसलिए उसका नाम कैथोड है, एनोड नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है। कैथोड अपनी तरफ पॉजिटिव खींच रहा है तो उसका खुद का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, एनोड अपनी तरफ नेगेटिव खींच रहा है उसका अपना चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, यानी कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। क्योंकि Cl नेगेटिव नहीं चाहिए, Cl चाहिए तो इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपने लिया नमक, फिर पानी ब्राइन सोल्यूशन, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर द कैथोड, आपको मिला क्लोरीन गैस एट द एनोड, आपको मिला हाइड्रोजन एट द कैथोड। ठीक है, अब इसी NaCl से बनने वाले बहुत, जैसे क्लोरीन आपको मिला, तो इन सब चीज़ों को आप कुछ कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे और उनकी यूजेस हम याद रखेंगे, उनकी केमिकल फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू MCQ पर्पस कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, किस तरह बनता है, कहाँ पे इसकी यूज है। सिमिलरली प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो इनकी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो अभी हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस किया था उसमें जो क्लोरीन गैस मिलती है, जब उस क्लोरीन गैस को आप इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, कैसे आप इसको लाइम वाटर से या फिर स्लेक्ट लाइम से मिलाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्लोरीन गैस मिलाया तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगी। ये है रिएक्शन। आपने लिया लाइम वाटर, स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब इसी के नाम है, क्लोरीन गैस के साथ इसको रिएक्ट कराया, ये आपको मिल गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में रिलीज हुआ है वाटर। अब यूज कहाँ पे होगा ये ब्लीचिंग पाउडर? ये पीछे से आपको दिख रहा है ना, लिनन फैब्रिक्स और ये आपका ब्लीचिंग कॉटन फैब्रिक्स, तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ब्लीचिंग करने के काम आता है। कॉटन लिनन फैब्रिक्स को ब्लीचिंग करने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में जो आप वुड इस्तेमाल करते हैं उसको ब्लीच करने के काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इंडस्ट्रीज में, और पानी को जर्म से फ्री करने के लिए भी आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दूसरा है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हम जानते हैं कि मोस्टली जब हम इंडियन कुकिंग करते हैं, पकौड़ाज वगैरह बनाते हैं, तब आप इसको फास्टर कुकिंग करने के लिए, फूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो केमिकल फॉर्मूला है इसका वो है NaHCO3, और इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? NaCl नमक, उसमें आपने पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और अमोनिया मिलाया। तो नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये मिलके बनाते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3, और साथ में निकलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो बेकिंग सोडा। अब एक कंफ्यूजन होती है मोस्टली बच्चों को, विच इज what is the difference between baking soda and baking powder? तो baking soda is just NaHCO3, लेकिन अगर आप इसमें टार्टारिक एसिड ऐड कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो इसको हल्का सा, तो ये आपका जो है बेकिंग पाउडर कहलाएगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में टार्टारिक एसिड ऐड करने पे बेकिंग पाउडर हो जाता है। मोस्टली जो आपका मिल्क होता है ना वो हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है, तो कभी कभी जो आपका डेयरी वाला है वो मिल्क को उसका एज बढ़ाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता है ताकि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह करके आपने बनाया है बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम सोडा ऐश कहते हैं। देखते हैं रिएक्शन। तो बेकिंग सोडा लिया NaHCO3, NaHCO3 को आप हीट कर दीजिए तो आपको मिलेगा Na2CO3,
और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्या ये वॉशिंग सोडा है? अभी नहीं है, अभी इसको हम सोडा ऐश कहेंगे या सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। जैसे ही मैं इसमें 10 टाइम्स वाटर ऐड कर दूं, ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको बैलेंस कर दिया और इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ से बनेगा? बेकिंग सोडा से। कैसे? मैम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडा ऐश बनेगा Na2CO3। Na2CO3 में 10 टाइम्स वाटर लगा देंगे, वो बनेगा वॉशिंग सोडा। तो दैट इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट के साथ कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेट। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये आपने सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, उसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया, वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में अब आप वाटर ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरह ये वॉशिंग सोडा बनता है। कहाँ पे यूज होगा? डिटर्जेंट है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है? ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। ये आपके बोरैक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस में। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज होता है। लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस। तो वाटर की वो हार्डनेस जो बॉइलिंग वगैरह से हट जाए, दैट इज टेम्पररी। और वो हार्डनेस जो नहीं हटेगी उससे बॉइलिंग करने से, दैट इज परमानेंट हार्डनेस। हो किससे रही है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स से परमानेंट हार्डनेस हो रही है। तो इससे वॉशिंग सोडा से आप परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। देन हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट 1.5 टाइम्स वाटर। तो ये अगर आपको जो है जिप्सम को आप हीट करेंगे, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वाटर। तो अगर आप उसको हीट करेंगे और हेमीहाइड्रेट बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ वाटर। इसका मतलब ये नहीं मैंने वाटर को आधा तोड़ के कैल्शियम सल्फेट से मिलाया, नहीं बेटा। कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स ने एक वाटर मॉलिक्यूल को रखा हुआ है, दैट इज हाउ इट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ टाइम्स वाटर। ठीक है, तो बेसिकली 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स आर शेयरिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो ये हम समझ गए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए ये व्हाइट पाउडर है और ये वाटर से मिलके बनाता है जिप्सम, है ना। तो दिस इज जिप्सम। अगर आपने जिप्सम को हीट किया तो इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये बन जाएगा पीओपी। और पीओपी में अगर आप दोबारा से पानी मिला दोगे तो वो दोबारा से जिप्सम बनेगा। सिंपल है ना। कहाँ यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स अगर हो किसी के, उसमें इस्तेमाल होता है। टॉयज बनाने में इस्तेमाल होता है। सी दिस इज फ्रॉम द प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमने बनाया है। डेकोरेशंस में इस्तेमाल होता है। ऐसी कभी कभी सीलिंग्स में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह की डेकोरेशंस बनाने के लिए। सरफेसेस को स्मूथ बनाने के काम आता है ये। ठीक है, अब इस टॉपिक का, सॉल्ट्स के टॉपिक का एक छोटू सा सब टॉपिक है जहां से आपको सवाल दिखता है, विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा इस ओवरव्यू का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जब आपने कोई केमिकल फॉर्मूला देखा, आप देखोगे इस केमिकल फॉर्मूला में कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फिक्स्ड है। जैसे मैंने बोला ब्लू विट्रॉयल, तो ब्लू विट्रॉयल है कॉपर सल्फेट CuSO4 और उसमें हमेशा 5 टाइम्स वाटर रहता है। तो दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ फॉर्मूला इज टर्म्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से अलग अलग कलर्स भी होते हैं। जैसे ही आप इसको हीट करो और पानी निकल जाए तो कलर चेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दोबारा से पानी डालो, दोबारा से कलर आ जाता है। तो दैट इज हाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्क्स। तो हमने एक छोटी सी टेबल बनाई जहां हमने कुछ सॉल्ट्स को लिखा, कॉमन नेम, उनका IUPAC नेम और उनकी फॉर्मूला। सबसे पहले तो विट्रॉयल्स वाले यानी कि सल्फेट सॉल्ट्स को देखते हैं। हमारे पास है ब्लू विट्रॉयल, हमारे पास है ग्रीन विट्रॉयल, हमारे पास है व्हाइट विट्रॉयल। ब्लू विट्रॉयल, ग्रीन विट्रॉयल, व्हाइट विट्रॉयल। ब्लू विट्रॉयल कॉपर सल्फेट होता है, उसमें 5 टाइम्स वाटर होता है। ग्रीन विट्रॉयल हमारा फेरस सल्फेट होता है, उसमें 7 टाइम्स वाटर होता है। और व्हाइट विट्रॉयल जिंक सल्फेट होता है, उसमें भी 7 टाइम्स वाटर होता है। ठीक है, तो 7 को हेप्टा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं। और इसके अलावा भी ये तो है ही, जिप्सम आपने अभी देखा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि उसमें 2 वाटर थे। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, उसमें भी 7 टाइम्स वाटर होते हैं। आपने वॉशिंग सोडा देखा, सोडियम कार्बोनेट 10 टाइम्स वाटर। सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आपने अभी तक देखा दैट वाज इन वॉशिंग सोडा, जिसमें था 10 टाइम्स वाटर। ठीक है,
तो water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of the salt. समझ गए? water, ये जो fixed number of water molecules है ये आपको याद होने चाहिए. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं. हम ले रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब और ये है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ब्लू विट्रॉयल, यानी CuSO4 5 टाइम्स वाटर, इसलिए ये ब्लू है. इसको मैं हीट करूंगी, इसमें से पानी निकल जाएगा, इसका कलर भी बदल जाएगा. तो जैसे ही ये पानी इवेपोरेट हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे दिख रहे हैं, तो ये वाइट या फिर कलरलेस हो जाता है. अगर आप दोबारा से इसमें पानी मिला दो ना, ये दोबारा से ब्लू हो जाएगा. दैट इज हाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्क्स, है ना. तो जैसे आप इसको मॉइस्टन करोगे, ये दोबारा से वापस से कलरलेस हो जाएगा. ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. लेट्स जस्ट क्विकली रिव्यू दिस ऑल. हमने पढ़ा एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स फिजिकली कैसे दिखते हैं, कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हुए, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हुए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हुए, पीएच स्केल क्या है और किस तरह आप उसको इस्तेमाल करते हैं. एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं. बेसिस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं. दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ड्राई मीडियम में नहीं. इन्हें हमेशा आयोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी. और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपके एसिड्स हैं वो मेटल से मिलेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड से मिलेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से मिलेंगे. लेकिन जो बेस है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिलेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से नहीं मिलेंगे, और साथ में मेटल से भी मिलेंगे. और उसके अलावा हमने कुछ सॉल्ट्स पढ़े, क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ी, और फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके यूजेस पढ़े. सो दैट वाज इट अबाउट दिस चैप्टर. यू हैव अ नाइस डे अहेड. अल्लाह हाफिज़.